Assalamu alaikum. We are starting and we are starting yearly papers along with the topical work. I'm taking March 2022, a few of the latest papers, and it is the threshold is 40 out of 60 for A. सबसे पहले इसका थ्रेशोल्ड नोट कर लो। ठीक है, अब इसमें थ्रेशोल्ड है 40 आउट ऑफ 60 और इसका थ्रेशोल्ड आपने देख लिया। हम इसको शुरू कर रहे हैं यहां से। A sphere of radius 2.1 millimeter falls with terminal velocity थ्रू अ लिक्विड एज शोन। ये लिक्विड नीचे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है टर्मिनल वेलोसिटी से। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस बराबर है। थ्री फोर्सेस एक्ट ऑन द मूविंग स्फीयर। द वेट ऑफ द स्फीयर इज दिस एंड द अपथ्रस्ट इज दिस। तो इस पर एक वेट एक्ट कर रहा है, एक अपथ्रस्ट है और अपथ्रस्ट के साथ एक और फोर्स भी होती है, ड्रैग फोर्स। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पढ़ लो पहले। अब इसमें वो कह रहे हैं डिटरमाइन द एसआई बेस यूनिट ऑफ के। देखो ये वर्क आ गया ना। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। न्यूटन की जगह आता है केजी एम एस -2 और इसको फिर सिंप्लीफाई कर दो। जो चीज कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर दो। केजी तो रहेगा, मीटर नीचे स्क्वायर है, ऊपर ले आओ।
तो 1 - 2 हो जाएगा। सेकंड ऊपर -2 है, नीचे -1 है। Use the value of the upthrust acting on the sphere to calculate the density of the liquid. ये वाला पेपर है, ये पेपर अभी जो मैंने आज से शुरू किया है, ये मार्च का पेपर है। और मैंने आपसे कहा था शुरू में कि आप इसका थ्रेशोल्ड भी नोट कर लें। 40/60 फॉर ए है। मैंने इसका भी एक ही पार्ट किया है, क्वेश्चन 1 का। यूज द वैल्यू ऑफ द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्फीयर टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लाओ जिसमें डेंसिटी आती है। हमें इसमें डेंसिटी निकालनी है। अपथ्रस की जो वैल्यू है वो इसने दी हुई है। स्फीयर का रेडियस दिया है, वेट दिया हुआ है। अच्छा, जो अपथ्रस वेट के इक्वल लिखा हुआ है वो होता है डिस्प्लेस वाला वेट। वो मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि गलती से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से मैच ना कर जाए। अपथ्रस दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ये फॉर्मूला भी रीअरेंज कर दिया मैंने। और इसके बाद (4.8 10⁻⁻⁴) वॉल्यूम है 4/3 πr³। स्फीयर है ना ये, शेप वाइज। और इसका जो रेडियस है वो 2.1 मिलीमीटर है। चलो अब ये सारा डेटा उठाकर फॉर्मूला में पुट करो।
पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। फिर वॉल्यूम निकाल लो। पहले वॉल्यूम निकाल दो और फिर उसको रख के ना डेंसिटी कैलकुलेट कर दो। इसकी कैलकुलेशन करो और फिर मुझे डेंसिटी की वैल्यू निकाल के दो। तो इसमें अगर आंसर आ जाए तो शेयर करो। इसी तरह पूरी वर्किंग शेयर करो, पूरी वर्किंग कॉपी करो स्टेप्स के साथ, और फिर आप मुझे 1.26 10⁻⁵ एक आंसर ये सजेस्ट हो रहा है। थर्टीन हंड्रेड मेरा में 1300 बेहतर है, क्योंकि ये जो आंसर आ रहा है बहुत छोटा है। इसको दोबारा चेक कर ले। On the sphere in figure 1.1, draw 3 arrows to show the direction of the weight, upthrust and the viscous drag। वो ऑलरेडी मैंने शुरू में बना लिए थे, देखो ये वाले ना। ये वाली। तो अगर आपके पास पेपर ना भी हो, देखिए अब दो तरीके मैंने बताए थे पहले भी, कि अगर आप ऐसे पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है, तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि लेटेस्ट दो मैंने एक लिस्ट बना के भेजी है पेपरों की,
वो सारे प्रिंट कर लो, क्योंकि आपको करने तो हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं 2022 के, 2021 के और स्पेसिमेन, और 2023 का जो मार्च है। ये जो पेपर्स हैं ये आपको लाजमी करने हैं, तो आप इनको एक साथ प्रिंट कर लो। अच्छा, आप इनको अगर प्रिंट नहीं करते तो फिर कोई ऐसा गैजेट रख लो, आईपैड वगैरह या कोई भी टैबलेट वगैरह, जिन पर ये सॉल्व हो सके, क्योंकि आप लिख के सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर ये सारी चीजें एरो वगैरह सब उस पे बन सकते हैं। बेस्ट तो प्रिंट आउट है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। अब टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये होगा कि वहां इक्विलिब्रियम होगा। देखो ऐसे आएगा, तो U प्लस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू W। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है KRV। अब थ्रस्ट है 4.8 10⁻⁻⁴। वो मैंने V का लेटर स्मॉल की बजाय कैपिटल बना दिया, तो हम करेक्टिंग इट। और वेट मेरे पास है 7.2 10⁻⁻⁴। इसने हमें K की वैल्यू दी थी 17। हाँ, K की वैल्यू 17 है और रेडियस 2.1 मिलीमीटर है। ये डेटा मैंने रीअरेंज भी कर लिए। अब आप इसमें वैल्यूज डालो। K की जगह है 17, ये वर्किंग करो और मुझे आंसर निकाल के दो। सिक्स पॉइंट सेवन। खाली 6.7 आ रहा है या कोई पावर भी है? क्योंकि देखो 6.7 तो अच्छी खासी स्पीड बन जाएगी 6.7 के साथ, क्योंकि बाकी नंबर्स तो बहुत कम है।
अब ये देखो, v की वैल्यू 6.7 10 पावर -3। हाँ, ये मेक सेंस। Water leaves the end of a hose pipe at point P with a horizontal velocity of 6.6. ये प्रोजेक्टाइल पे सवाल लग रहा है। Where P is is at height h above the ground, the water hits the ground at point Q. The horizontal distance from P to Q is 3.5. कह रहे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें। Assume that the water between P consists of non-interacting droplets of water and the only force acting on each droplet is its weight. Briefly, why the horizontal component of velocity of the droplet of water remains constant as it moves from P to Q? क्योंकि आपने air resistance neglect कर दी ना, और वही उसको अपोज कर रही थी। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हमने नेग्लेक्ट की हुई है, तो अगर हमने एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट की हुई है और वही अपोज कर रही होती है ना, जो एयर होती है वो सामने से अपोज करती है, इसलिए वहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब होना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि no air resistance. Show that the time taken for a droplet of water to move from P to Q is 0.53. मेरे पास हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है डिस्टेंस। देखो, जो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, टाइम तो सेम रहता है, टाइम रिलेटिव नहीं होता, तो उसी को यूज कर लेता हूं। फॉर्मूला मैं पहले लिखता हूं, एस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, और टाइम होगा एस एक्स अपॉन वी एक्स। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है 3.5, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 6.6। इसको पुट करके टाइम निकाल दो। टाइम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से ऊपर होता है। 6.6 आ रहा है। 6.6 कैसे आ रहा है? ये तो डेसिमल से, हाँ 0.53। हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो आंसर 1 से छोटा आना चाहिए।
फिर हमें टाइम पता है, टाइम फॉर वर्टिकल एंड टाइम फॉर हॉरिजॉन्टल इज सेम। जो हॉरिजॉन्टल का टाइम होता है, टाइम रिलेटिव नहीं होता ना, तो टाइम को आप अलग अलग नहीं करते, तो इसलिए टाइम को आप सेम रखते हैं। तो चूंकि आप टाइम को सेम रखते हैं, इसलिए आप हाइट निकाल सकते हैं वर्टिकल मोशन के लिए। आप पहले वर्टिकल मोशन को देख लें, उसमें आपके पास जो इनिशियल पोजीशन होगी यहाँ पर, वहां पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। तो डेटा बना लेते हैं, u इज इक्वल टू 0। चूंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव g। ऐसे पूरा डेटा बनाना, पेपर में पूरी वर्किंग करना, और अगर मेरे साथ साथ वर्किंग करो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि उससे फिर प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि जो लेटेस्ट पेपर्स हैं जो मैंने लिस्ट किए हैं, उनको प्रिंट कर लो। एक मर्तबा का इशू है। वन पॉइंट फोर, एक सजेशन आ रही है 1.4। सही है, अब दो तीन लोग ही 1.4 कह रहे हैं। For the movement of a droplet of water from P to Q, state and explain whether the displacement of the droplet is less than, more than, or the same as the distance along its path। ये जरा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, और से पढ़िएगा। वेदर द डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है, और जो डिस्टेंस होता है वो तो कर्व पर चलता है। जैसे अब ये जो कर्व बना हुआ है, इस पे डिस्टेंस है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी बना लेते हैं। ऐसे करके मैं एरो बनाता हूं। देखो, ये ब्लू लाइन जो मैंने बनाई है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये जो मैंने अब बनाया, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्टेंस है। अब देख के बताओ कि मैं एग्जामिनर को क्या बोलूं।
डी बड़ा है या एस बड़ा है? देखने से साफ दिख रहा है। अब आप मुझे बताओ कि डी बड़ा है या एस बड़ा है? Calculate the magnitude of the displacement of a droplet of water that moves from P to Q. अब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, P to Q। हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। अब हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कॉल कर लेते हैं। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री कॉल कर ली है और मैंने यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दी, जो मैंने आपको नॉर्मल क्लासेस में समझाया था। द ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी पावरफुल टूल। ये 3.5 है और ये वाला 1.4 है। तो 3.5 और 1.4, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं। ये देखो, पूरी वर्किंग करो, लिखकर वर्किंग करो। थ्री पॉइंट एट। A jet of water hits a vertical wall at right angle as shown. The water hits the vertical wall with a velocity of 5 meters per second in a horizontal direction. The cross-sectional area of the jet is this. The density is given. The water runs down the wall after hitting it. Show that over a time of 1.6 seconds, the mass of water hitting the wall is 1.2 kg. क्वेश्चन पढ़ लो पूरा।
पहले पार्ट में कह रहे हैं कि ओवर अ टाइम द मास ऑफ वाटर हिटिंग द वॉल इज दिस। तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मुझे बताए उसने ये है कि 1.6 सेकंड। अब ये 1.6 सेकंड का क्या है? डेंसिटी दी हुई है मुझे 1000 है। वॉल्यूम का क्या करना है? तो अब ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट। मसला आ रहा है वॉल्यूम का। डेंसिटी तो है मेरे पास ना, देखो वॉल्यूम का ओ लेवल वाला फॉर्मूला है एरिया इनटू हाइट। ये कह रहे हैं मास ओवर टाइम। एग्जामिनर कह रहे हैं कि इसको ना मास ओवर टाइम चाहिए। तो इक्वेशन में टाइम इंट्रोड्यूस करा लेता हूं। हाँ सही है, ये भी ऑप्शन है। अब तुम्हारे पास सारी चीजें हैं, अब इसमें पुट कर दो। वन पॉइंट टू आंसर सजेस्ट हो रहा है।
Calculate the decrease in the horizontal momentum of the mass of water due to hitting the wall. वो कह रहे हैं मोमेंटम का डिक्रीज निकालो। देखो चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना उसको कहते हैं इम्पल्स। मेरे पास मास की वैल्यू तो है, मास की वैल्यू कहाँ है वैसे? अच्छा ये मास की वैल्यू तो अभी निकाली है ना, सॉरी 1.2 मास है। अब ये वेलोसिटीज का क्या करूं? टकराने के बाद पानी नीचे गिर रहा है, रुक रहा है। सिक्स आ रहा है। The magnitude of the horizontal force exerted on the water by the wall. अब फोर्स जो होती है ना वो इम्पल्स और टाइम का रेशो होता है। टाइम है 1.6। 3.8। State and explain the magnitude of the horizontal force exerted on the wall by the water. न्यूटन थर्ड लॉ लगाओगे। अगर वाटर जाकर 3.8 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी वही फोर्स लगाएगा। हमें तो मैग्नीट्यूड बतानी है तो हम साइन नहीं लिखेंगे। Calculate the pressure exerted on the wall by the water. हमें एरिया दिया हुआ था
1.8 10 पावर 1.5 10 पावर -4। प्रेशर कैलकुलेट कर लो। टू 2.5 10 पावर 4। A child moves down a long slide as shown। Inclined plane की entry लग रही है। The child moves from rest at the top and X of the slide. An average resistive force of 76 Newton opposes the motion of the child as they move to the lower end. The kinetic energy of the child is 300 joule. The decrease in gravitational potential energy of the child as it moves from X to Y is 3200। अब ये कह रहे रेशो निकालो। क्वेश्चन 4 में वो काइनेटिक एनर्जी का रेशो मांग रहा है। अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती तो फिर तो पूरा 3200 चला जाएगा। वो सवाल ये कह रहे हैं कि शुरू में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एट वाई, जो एनर्जी उसके पास बची है वाई पर, वो है 300 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी बची। अच्छा, जो पूरे जर्नी में एक्स टू वाई में जो पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप है वो 3200 है। अगर हम देखो जो ड्रॉप आ रहा है ना वो 3200 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि शुरू में कितनी होगी फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एट वाई व्हेन द रेजिस्टिव फोर्स इज 76। ये तो 300 ही रहेगी, वो रेजिस्टिव फोर्स के साथ ही है। मसला ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एट वाई, तो फिर क्या होगा अगर रेजिस्टिव फोर्स हो ही ना। मैंने डायग्राम आपके सामने बनाई है। ऊपर वाला केस तो ठीक है, ऊपर वाला जो केस है जब वो मौजूद है फिर तो 300 ही है विद इन प्रेजेंस ऑफ दैट। सवाल ये है कि उस वक्त क्या होगा फिर अगर रेजिस्टिव फोर्स ना हो, तो पूरी की पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी।
देखो, जब रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो फिर तो हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है। इसका मतलब है कि फिर आप रेशो बना सकते हो। रेशियो को आप लोग चाहें तो डेसिमल में भी दे सकते हैं और चाहें तो होल नंबर में दे दें, ऐसे करके। चलो अब इसको फिर ऐसा करते हैं, आज का काम यहीं तक रख लेते हैं। हमने ये वाला पेपर शुरू कर दी है, आप लोग और पेपर करते रहो, कुछ पेपर आप मेरे साथ कर लो, कुछ खुद कर लो। जाहिर है कि टाइम बहुत लिमिटेड है, तो जो लेटेस्ट पेपर मैंने दिए हैं उनका करना जरूरी है। आज की क्लास यहीं तक है एंड वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।